हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है ईथर्स एंड एपॉक्साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो ईथर की नेमिंग के लिए जोड़ा जाता है ऑक्सी। तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास है CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो या तो यही कार्बन काउंट होगा या तो ये। अगर मान लीजिए आपने इसको काउंट कर दिया तो ये छूट जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे मिथॉक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। एक ही कार्बन की चेन है तो क्या नाम आ जाएगा? मीथेन। तो एक को छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे CH3 CH2O CH3। तो नंबरिंग कहाँ होगी? 1 और 2। क्योंकि ये छोटा ग्रुप है इसको छोड़ देते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। इसी तरीके से आपने नंबरिंग करनी होती है। एक और एग्जांपल CH3 CH CH3 फिर O और ये CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन चेन भी लॉन्ग मिलनी चाहिए। तो 2 पे क्या छूट गया यहाँ पर? तो 2 पे छूटा है मिथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाता है? प्रोपेन। अब इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल है ना आप लोगों को? तो कॉमन नेमिंग देखते हैं इसकी। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसे कहा जाएगा डाई मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक साइड मिथाइल है और एक साइड इथाइल है। ई पहले आता है या एम पहले आता है उस हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे तो हमें पता है कि ई पहले आता है तो हम लिखेंगे इथाइल फिर मिथाइल और ये ईथर। तो इसको बोलेंगे हम इथाइल मिथाइल ईथर, राइट। उसके बाद यहां पे देखिए, एक CH के साथ कितने CH3 लगे हैं? 2 CH3 लगे हैं। तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो एक साइड है हमारे पास आइसोप्रोपाइल और एक साइड है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल। CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से नेमिंग इसकी चलने वाली है। बेंजीन में भी देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर OCH3, ये एक बहुत कॉमन नेम है। तो OCH3 को क्या पढ़ोगे? मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी बेंजीन। इसी का एक और नाम होता है एनिसोल। इसी का दूसरा नाम होता है जिस नाम से फेमस है, और वो नाम है एनिसोल। भूलना मत। बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा दो तो क्या बोलोगे? इथॉक्सी बेंजीन कह दोगे, राइट। ऐसे ही अगर इसके ऊपर नंबरिंग करनी पड़ जाए CH2O CH3 तो इसे क्या बोलेंगे हम? इस पूरे को कहा जाता है बेंजाइल और इसको कहा जाता है मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम बेंजाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो इतने नाम जानना सफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं इसकी। तो चलिए आते हैं इनकी रिएक्शंस पे, प्रिपरेशन पे आते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन्स भी बनते हैं और ईथर्स भी बनते हैं। तो किस तरीके से होता है देखते हैं। अगर आपके पास है CH3 CH2OH और ये रिएक्शन आप कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से 443 केल्विन में। अगर आप इस टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। OH और H यानी कि अल्फा से OH और बीटा से H, तो क्या बन जाता है? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराएं लेकिन टेम्परेचर कम कर दो तो होता क्या है कि 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, देखो कमी तो नहीं होती ना मॉलिक्यूल की, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी डाला होगा आपने, है ना।
तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होंगे और डिहाइड्रेशन कुछ ऐसे होगा। तो क्या बचेगा, लिख दो CH3 CH2, फिर ये O के साथ CH2 और ये CH3, तो ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। क्लियर हुआ? इसी के साथ आती है फिर हमारे पास ईथर्स विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसे? ईथर्स विलियमसन सिंथेसिस या अनसिमेट्रिकल ईथर सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास है एक RX और एक है RONA। RONA मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे। अभी तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे Cl होता तो NaCl बाहर हो जाता और क्या बन जाता, ROR, और क्या बनेगा ये NaX। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास, अच्छा कंडीशन में बता देता हूं आपको, RX जो है वो होना चाहिए आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। और ये जो है आपका कुछ भी हो सकता है, कैन बल्कि ये हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी। तो जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl और यहाँ पे है मान लो CH3 ONA, तो Na पे पॉजिटिव और O पर नेगेटिव। तो क्या होगा, ये O नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे और Cl बाहर, तो क्या बनेगा फिर यहाँ पर CH3 CH2, CH2 के साथ क्या जुड़ेगा O, फिर उसके साथ क्या है CH3। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था बच्चों। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो ये SN1 है यहाँ पर, या SN2 है। तो अगर प्राइमरी पे अटैक करता है तो क्या बोलते हो, SN2 बोलते हो। तो कौन सी मैकेनिज्म से जा रहा है ये, SN2 से। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर आपके पास अल्कोहल कैसा है, 3rd डिग्री है, तब तो रिएक्शन होनी ही नहीं है। तो ये तो आपने यही लेना है। तो आप बढ़ा किसको सकते हैं, आप अपने न्यूक्लियोफाइल को बढ़ा ले सकते हैं, ONA। तो अब क्या होगा, NaCl बाहर और ये O नेगेटिव जाके अटैक करेगा इस पर। तो क्या ये SN1 है या SN2? SN2 ही है, इस पर अटैक कर रहा है ना, ये तो प्राइमरी ही है। न्यूक्लियोफाइल तो कैसा भी हो, तो बस इनको जोड़ दो, तो क्या बनेगा ये CH3। इस CH3 के साथ कौन अटैक कर रहा है, O, और उस O के साथ जुड़े हैं 3 CH3। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ करता था NCERT में भी, तो इसको पढ़ते हैं। ये देखो क्या है, कौन सा डिग्री कार्बन है, टर्शरी, तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। और ये क्या है, मिथाइल, ग्रुप कौन सा है, ईथर, तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही आता है सबसे पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाया था आपको, बट ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। जैसे CH3OCH3, अब दूसरा CH3OCH3 लाओगे तो H तो है ही नहीं उसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी, इसमें गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, तो वो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम। लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, देखो CH3OCH3, तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, तुम्हें H चाहिए था ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो वो वाटर तो लेकर आ ही रहा है, तो हो जाएगी बॉन्डिंग। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, इसलिए वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन औरों के कंपैरिजन में कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, राइट। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में एक चीज और ध्यान रख लेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारे पास अल्कोहल होता है CH3OH, ये उसका V शेप हो गया।
ऐसे ही हमारे पास फिनॉल होता है C6H5OH, और ये तीसरा हमारे पास हो गया ईथर CH3OCH3। सभी आपके वी शेप के होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे एंगल देखो, नॉर्मली टेट्राहेड्रल जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंगल कितना होता है 109 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल थोड़ा कम होने लग जाता है और कम होता है, यहाँ पे एंगल में बहुत कम चेंज आता है 108 डिग्री, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप हैं, ये ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। यहाँ पे दोनों ही ग्रुप बल्कि हैं, तो एंगल कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे डाइमिथाइल ईथर में एंगल जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, 109 से ज्यादा होता है। क्लियर है? तो डेटा आपको वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 109 से ज्यादा होता है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से वो ज्यादा हो जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि अब हम बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में, राइट। तो रिएक्शंस के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है, सबसे पहले हमें नजर आती है इनकी रिएक्शन किसके साथ, HX के साथ। तो यहां पे सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे R की रिएक्शन HX से। HX लाइक HCl, HBr, HI एसिड होंगे, राइट। तो क्या होगा, ये H O के पास चला जाएगा। अब देखो बॉन्ड तोड़ लो यार, कहीं से भी तोड़ लो, ये O नेगेटिव है इसको H मिल जाएगा, ये R नेगेटिव है इसको ये O नेगेटिव है इसको H मिल जाएगा, ये R पॉजिटिव है इसे X मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RX प्लस ROH। अगर इस ROH की रिएक्शन में दोबारा करा दूं किससे, HX से, तो H और OH बाहर, फिर से क्या बन जाएगा, RX। तो बात यह है कि अगर ROR की रिएक्शन में 2HX से कराता हूं, या मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं एक्सेस, तो आप बोलोगे सर दोनों ही क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे, दोनों R, और फाइनली क्या बाहर हो जाएगा, H2O। 2 R हैं, दोनों को X मिल गए, एक O है, 2 H हो गए, H2O बन गया, राइट। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस कहाँ से शुरू होता है, जहां पर हमारे पास दोनों साइडें अलग अलग हो, CH3O CH2 CH3। अब हमें करानी है रिएक्शन HI से। H तो हमें पता है ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, लेकिन अब बात यह है कि लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक हो या फिर राइट वाला। तो देखो यहाँ पर ये दोनों लेफ्ट और राइट में कैसे हैं, ये प्राइमरी है, और प्राइमरी तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता नहीं है, तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2। तो ये H पॉजिटिव और ये I नेगेटिव, तो I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, SN2 में कहाँ अटैक करता है, जहां पर हिंड्रेंस कम होती है। तो इन दोनों कार्बन में मुझे बताओ कहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो एक CH3 लगा, यहाँ तो कोई नहीं लगाया, तो I नेगेटिव यहाँ लगेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो CH3I बनेगा, CH3I बन जाएगा एक, और प्लस CH3 CH2 और ये OH। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास है CH3CCH3, यहाँ भी एक CH3 लगा है, फिर O और ये CH3, इसकी रिएक्शन करा देते हैं HI से। अब देखो जरा, ये कार्बोकेटाइन बन सकता है स्टेबल अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया जाए और इस O पे नेगेटिव आए और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये स्टेबल बॉन्डिंग होगी, तो इसलिए बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। तो इस बार I कहाँ जाके लगेगा, आपका कार्बन के पास। तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये SN1 को मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, SN1। ये समझना आपको जरूरी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 से जाओ, कार्बोकेटाइन के हिसाब से आंसर करो, नहीं तो उसका उल्टा कर दो। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर है OCH3, इसकी रिएक्शन करानी है HI से। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड शो करता है, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो O पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, O पे आ जाएगा H और ये CH3। ऐसे ही है हमारे पास बेंजीन के बाद CH2, फिर O और ये CH3। यहाँ पे देखो SN1 या SN2,
अगर आप यहाँ से ब्रेक करते हो और इस पर पॉजिटिव बनाते हो तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, राइट। तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो कौन सी मैकेनिज्म, SN1। वैसे तो तोड़ना आना चाहिए आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो ये बन जाएगा CH2OH और ये CH2I और ये CH3OH। क्लियर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH3O नहीं, यहाँ पे भी क्या लो, CH2 फिर O और ये CH3। इसकी रिएक्शन कराओ HI से। तो क्या देखना है, मैंने कहा लेफ्ट और राइट में देखो, दोनों ही कैसे हैं, 1 डिग्री है। तो क्या देखोगे, कौन सी मैकेनिज्म, SN2। I वहां लगेगा जहां हिंड्रेंस कम है, तो ऐसे करना है आपने। तो CH3 CH2, ठीक है। तो ऐसे टूटेगा बॉन्ड, और ये CH2 के बाद OH और प्लस CH3I। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपने एग्जांपल्स करने हैं, और बस वही कहीं पे एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। बेंजीन है और O है, फिर CH2 है, फिर बेंजीन है। अब तुम्हें पता है कि बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, यही टूटेगा, बस ऑप्शन ही खत्म हो गया। और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन यानी कि बेंजाइलिक पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये SN1 को फॉलो करेगा, स्टेबल है। तो रिएक्शन कराओगे HI से SN1, तो बेंजीन के ऊपर OH यानी कि फिनॉल, और ये बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईथर के, इसलिए करा दिए मैंने सारे, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी विलियमसन सिंथेसिस की। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। हेडिंग डाल लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब तो बहुत पढ़ लिए तुमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक ही बार में निपटाएंगे, देखो सबको। तो ये मैंने बना दिया है बीच में ईथर यानी कि एनिसोल OCH3। इसका कराओ क्लोरीनेशन, Cl2 से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ। अब देखो रिएक्टिविटी की वजह से ये चीजें बदलेंगी। Cl2 नहीं बदलने वाला है, ऑर्थो पैरा मेटा ये चीजें नहीं बदलने वाली है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, मैंने कहा था जिस भी एटम पे बेंजीन से जुड़े हुए लोन पेयर हैं तो OP डायरेक्टिंग होता है। तो आपका OCH3 तो यही रहेगा, एक Cl आप लगाओगे ऑर्थो पे और एक लगाओगे पैरा पे। कौन सा मेजर होगा, पैरा वाला आपका मेजर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, रिपल्शन भी कम है। फिर करोगे नाइट्रेशन करते हो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो नाइट्रेशन का काम होता है NO2 लगाना, एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे। मैं पैरा वाला लिख देता हूँ खाली, ठीक है। उसके बाद फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो CH3Cl इसमें तो कभी नहीं बदलता है, लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, CH3 जाके लग जाएगा एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, मैं सिर्फ एक लगा रहा हूं। फिर ऐसे ही एसाइलेशन करते हो, एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। वही होगा, Cl बाहर हो जाएगा H को लेकर, और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कुछ ऐसी खास बात इसमें है नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक रिएक्शन है ज़ीसेल्स मेथड करके दिया है, ज़ीसेल मेथड, ZIESEL मेथड। ज़ीसेल मेथड बेसिकली क्या एस्टिमेट करने के लिए होता है कि इसके पास I नेगेटिव है या नहीं, ठीक है। तो ये एस्टिमेट करने के लिए इसमें हम इसका टेस्ट करते हैं। ये CH3 के लिए एस्टिमेट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। I नेगेटिव नहीं, किसके लिए डिटेक्शन है, ये मिथॉक्सी ग्रुप के लिए, ठीक है। कैसे होता है समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसकी रिएक्शन कराओ
HI से, तो क्या होगा, HI से रिएक्शन करेगा, बेंजीन से जुड़ा हुआ बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो OH बन जाएगा और CH3 के पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब ये जो बना है इसकी रिएक्शन कराई जाती है AgNO3 से। किससे कराएंगे, AgNO3 से। AgNO3 एक्सेस में लिया जाता है, कोई कमी नहीं है हमारे पास कौन से आयंस की, Ag पॉजिटिव। तो Ag पॉजिटिव यहाँ से I को निकाल लाता है और AgI बन जाता है जो एक PPT है। तो अगर ये PPT फॉर्म हो पाया है तो हमें एस्टिमेट हो जाता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था और उसके साथ O भी प्रेजेंट रहा होगा जो बाद में इस तरीके से चेंज हुआ है। क्लियर हुआ? तो कुछ खास मेथड तो है नहीं, बस पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रुप के लिए, क्या ही पूछेंगे वैसे भी। इसके बाद आता है एक और टॉपिक इसमें, ऑटो ऑक्सीडेशन, फिर हम इपॉक्साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, ऑटो ऑक्सीडेशन। तो ऑटो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं। ऑटो में बैठ के ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। ठीक है, तो जब ऑटो में बैठा होता है मॉलिक्यूल तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, चलो देखो फिर क्या होगा, RCH2O CH2 और R, इधर कोई भी ग्रुप लगे हो आपको इनसे मतलब है। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं O2 से। तो इसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, जो O से जुड़ा हुआ कार्बन है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एक H कम करो और दोनों O को इसके अंदर फिट कर दो, OOH, बस हो गया। ये O ऐसे रहेगा, CH2 और ये R। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या होता है, पेरोक्साइड होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बना देता है, हाइड्रो पेरोक्साइड। तो O और O को बस बीच में डाल के लगा दिया H के बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑटो ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं इपॉक्साइड की। तो इपॉक्साइड क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन बनाओ और उसमें O लगा दो, तो ये रहा आपका इपॉक्साइड। ठीक है, ठीक है, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं इसे, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ईन आता है, ईन आ रहा है, डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो होता क्या है ना, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उनका फार्मूला और एल्कीन्स का फार्मूला सेम होता है, तो इनके एक नेमिंग में ईन वर्ड हमें सुनने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से नाम रखे गए इनके। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में हमारे पास है Cl और ये रहा CH2, फिर ये CH2 के साथ एक OH। ठीक है, देखनी पड़ती है हमें भी रिएक्शन कभी कभी। ठीक है, टॉपिक कौन सा है करके, अब लिखी भी दे दोगे तो बना ही देंगे हम भी। अब Cl CH2 CH2 OH, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके प्रेजेंस में, कहाँ चला गया, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये सब चीजें लिखी हुई मिलती है पेपर में। अब होता क्या है, बेस है, बेस का काम क्या है, H को ढूंढना। तो ये H निकाल देगा, तो OH नेगेटिव यहां से H को ले जाएगा, तो क्या बनेगा, ये Cl, ये CH2, ये CH2 और ये O नेगेटिव। क्लियर हुआ? H चला गया ना H के साथ, OH के साथ H2O बन के, इस पे नेगेटिव छोड़ गए। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे और Cl को बाहर निकाल देगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये CH2, ये CH2, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ तो जुड़ा ही था, अब यहाँ भी जुड़ गया, बन गया इपॉक्साइड। समझ में आई बात? ऐसे ही एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन तो यही है बस तुम्हारे इसमें इसकी। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी काफी सारी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। अब रिएक्शन करानी है, बॉन्ड टूटेंगे इसके, तो एसिड की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, रिंग को ओपन करना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि ये रहा हमारे पास इपॉक्साइड,
इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होगा क्या, चलो कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले, ठीक है, फिर याद करना इजी हो जाएगा। देखिए इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको देंगे, यानी कि H यहाँ जाके लग जाएगा। जब H यहाँ लग जाएगा तो ये बचा CH2, ये CH2, ये, और इस पे H, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब उसके बाद हमारे पास कौन अटैक करेगा, H2O। या तो इस कार्बन पे अटैक करो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, या इस पे करो, दोनों सारी जगह सेम है तो कहीं भी लगा दो, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो OH बन गया, ये OH किससे जुड़ा है, CH2 से, वो CH2 एक और CH2 से जुड़ा है, CH2 पे H2O अटैक कर रहा है, तो H2O बना दो पूरा, या खाली OH लिख दो, H चला जाएगा बाद में, बेस तो हमने डाला, सॉरी H चला ही जाता है, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से यहाँ पर रिंग ओपनिंग होती है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर H2O की जगह क्या होता, CH3OH, H हटा दो, क्या लगा के लग जाता, OCH3 लगा देते इसकी जगह, OCH3। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है तुम्हारा, अब हम करते हैं बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, ठीक है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा रिलेट करके एक साथ। बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, अब बेस की प्रेजेंस पे करेंगे। तो बेस कैटलाइज्ड, तो O है, CH2 है, CH2 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दो तुम लोग RO नेगेटिव से, या ऐसे ले लो CH3O नेगेटिव, ठीक है। ये आपका बेस है CH3O नेगेटिव। तो होगा क्या, अब ये अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो O पे नेगेटिव आ गया, O किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ, फिर CH2, और CH2 के साथ क्या आ गया, OCH3। लास्ट में वाटर वगैरह ऐड करेंगे तो इसे क्या मिल जाएगा, H। अब बात यह है कि यहाँ पे तुमने एक चीज समझी होगी कि सर बेस लो कुछ भी लो आप, एट द एंड तो बॉन्ड टूट के एक साइड OH लग रहा है, एक साइड जो भी आ रहा है वो लग जा रहा है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, जैसे ये है, अब सवाल होगा कि किस साइड अटैक करेगा। अगर आपके पास वाटर आ रहा है एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो एसिड जो होता है वो लेस हिंडर्ड साइड अटैक नहीं करेगा, किस साइड करता है आपका अटैक, तो जो आपका बेस है वो कौन से साइड अटैक करता है, मोर हिंडर्ड, और H2O किस साइड अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइड। तो जो H2O आएगा वो बताइए इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस पे, तो लेस हिंडर्ड ये है, तो H2O यहाँ अटैक करेगा और ये वाली रिंग यहाँ से टूटेगी, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH और फिर यहाँ पर CH2OH। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं वाटर से, क्योंकि वाटर से दोनों चीजें सेम आ रही है। अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको CH3OH, अब बताओ, तो CH3OH में अटैक किसने करना है, OCH3 ने। अब OCH3 यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे, तो कौन सी साइड लगेगा, लेस हिंडर्ड, तो यहाँ तो लगेगा OH और यहाँ लगेगा CH2 के साथ OCH3। लेकिन यही बात बेस की प्रेजेंस में होती तो आप बेस लगाते हो मोर हिंडर्ड साइड, ठीक है, बेस किस साइड लगाते हो आप, मोर हिंडर्ड साइड, तो बेस आपका कहाँ लग जाता है, फिर इस साइड लग जाता है, ठीक है। क्लियर है, एग्जांपल समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से बनेगा। तो अब लास्ट टॉपिक है हमारा रिंग ओपनिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RLI, ठीक है, देखते हैं। CH2 और ये O, इसकी रिएक्शन कराओ RMgX से, फिर बाद में वाटर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो RMgX आप सबको पता होगा मेटल पे पॉजिटिव आता है, R पे अच्छा नेगेटिव, तो R नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बचा, CH2, ये O नेगेटिव, इसको H मिल जाएगा बाद में, तो OH, और इस CH2 पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा,
R जो भी हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे RLi ले लेते हैं, ठीक है। RLi एल्काइल लिथियम, तो Li पे पॉजिटिव बनेगा, R पे नेगेटिव बनेगा, बात वही है। एक CH2 पे लगा दो और O को क्या मिल जाएगा बाद में, H मिल जाएगा। तो रिंग ओपनिंग में बस क्या ध्यान रखो मेरे हिसाब से, तो तुम बस कि सर बॉन्ड तो तोड़ने ही है, ये बॉन्ड तोड़ना है आपने या तो फिर ये तोड़ना है, ठीक है। अगर ये सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो वहां पर अगर बेस है तो मोर हिंडर्ड साइड लगाओ, अगर एसिड की प्रेजेंस में है तो लेस हिंडर्ड साइड। बाकी इनमें तो कुछ नहीं रखा, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर आप लोगों ने पहली बार देखा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब